अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। विगत 3 वर्षों में कुल 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है, जिनसे 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 2.33 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 900 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिनसे 16.41 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40.48 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। किसानों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। प्रदेश के लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य श्रेणी के कृषकों को निःशुल्क बोरिंग, सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल, वर्षा जल संचयन हेतु तालाब निर्माण, जीर्णोद्धार इत्यादि योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अधिकतम रुपया 5 लाख दिए जाने का प्रावधान है, जिससे बटाईदार की आच्छादित होंगे। वर्ष 2020 में बाढ़ से प्रभावित जनपदों के लगभग 3.48 लाख कृषकों को 113.20 करोड़ रुपए की कृषि निवेश अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत हर घर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 30,000 ग्रामों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक इन योजनाओं का रखरखाव भी कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के अंतर्गत बस्ती एवं गोरखपुर मंडल जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 7 जनपदों तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र के 7 जनपदों अर्थात कुल 14 जनपदों के 28,000 से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25-25 लीटर क्षमता के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयंत्र का अधिष्ठापन किया जा रहा है। गंगा की निर्मलता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प को साकार करने हेतु मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। पावन गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल उत्प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी 44 परियोजनाएं संचालित है, जिनमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। भूगर्भ जल संसाधनों में संबंधित चुनौतियों के प्रभावी समाधान हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन 2019 लागू किया गया है। कानपुर व आगरा मेट्रो रेल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत हो चुकी है, जिनके प्राथमिक सेक्शन का ट्रायल रन दिनांक 30 नवंबर 2021 तक लक्षित है। गोरखपुर लाइट मेट्रो परियोजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है तथा प्रयागराज एवं वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना के डीपीआर की कार्यवाही प्रगति पर है। मेरी सरकार प्रदेश में सुनियोजित नगरीय विकास तथा कमजोर एवं मध्यम वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। अमृत गंगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 60 नगरों एवं जीआईएस आधारित महायोजनाएं तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 चयनित शहरों में लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 7 शहरों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद एवं गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने का कार्य प्रशस्त है। माननीय प्रधानमंत्री के हर आवासहीन व्यक्ति को अपनी छत प्रदान करने के स्वप्नों को साकार करने वाली
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 2.27 करोड़ व्यक्तिगत एवं 45,000 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत प्रदेश के 651 नगरीय निकाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रमाणित ODOF है। यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक शौचालय का निर्माण कराया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 16,000 पंचायत भवनों की मरम्मत कर पुस्तकालय सेवा केंद्र के रूप में विकास कराया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 83,000 से अधिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व मरम्मत कराई गई। प्रदेश में यातायात को सुगमता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 5,400 किलोमीटर के 67 नए राज्य मार्ग घोषित किए गए। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय को 4 लेन चौड़े मार्ग से व समस्त तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन चौड़े मार्ग से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कर प्रदेश की सीमा पर प्रवेश द्वारों का निर्माण कराया जा रहा है। सफल वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण हेतु मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से प्रदेश के वनावरण तथा वृक्षावरण में 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कठिन समय में भी 5 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण महाअभियान में सभी विभागों व जन सहयोग से एक ही दिन में 25 लाख से ज़्यादा पौधारोपण किया गया तथा वर्तमान वर्ष में 30 करोड़ पौधारोपण किया गया। प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 2 अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान एम्स क्रमशः गोरखपुर एवं रायबरेली में स्थापित कर पठन पाठन तथा आउटडोर सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। जनपद वाराणसी में भी एम्स की तर्ज पर चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं में एकरूपता लाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है। इस विश्वविद्यालय से प्रदेश के राजकीय व निजी क्षेत्र के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों को तथा निजी क्षेत्र के नर्सिंग व पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज को संबद्धता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थान संचालित थे, जबकि वर्तमान में 30 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रदेश की प्रथम रोबोटिक सर्जरी प्रारंभ की जा रही है। ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में प्रदेश में 174 जिला स्तरीय चिकित्सालय, 66 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4,213 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित एवं क्रियाशील है। मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के प्रभावी उपचार हेतु 16 पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, 15 मिनी पीकू तथा 170 इंसेफेलाइटिस उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक जनपद के ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में 26 लाख से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं तथा 66,000 से अधिक गंभीर रोगियों को उच्च केंद्रों पर संदर्भित किया गया है। मेरी सरकार प्रदेश में आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को भी विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इस हेतु जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के असहाय, सुविधा विहीन, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत
60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को ₹500 प्रति लाभार्थी प्रति माह की धनराशि सीधे 51 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित हो चुकी है। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 27.46 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान के रूप में ₹500 प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए व्यक्तियों को ₹2500 प्रति माह की दर से अनुदान किया जा रहा है तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण क्रय हेतु ₹10,000 का अनुदान किया जा रहा है। प्रदेश में 3.80 लाख भूतपूर्व सैनिक एवं 64,000 दिव्यांग सैनिकों की पत्नियों हैं, जिनकी देखरेख एवं समस्याओं के निराकरण हेतु मेरी सरकार कृत संकल्प है। दिनांक 1 अप्रैल 2017 से उत्तर प्रदेश के शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है तथा शहीद सैनिकों के नाम से सड़कों के नामकरण एवं स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में 5% आरक्षण अनुमन्य किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र सभी वर्गों के परिवारों के पुत्रियों के विवाह पर अनुमनी धनराशि ₹35,000 से बढ़ाकर ₹51,000 कर दी गई है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए हैं। महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा मिशन शक्ति संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 1535 थानों में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। बालिकाओं के प्रति जनमानस में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 श्रेणियों में ₹15,000 की सहायता प्रदान की जा रही है। ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु महिला शक्ति केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं को संस्थागत सहयोग एवं पुनर्वासन हेतु स्वाधार आश्रय गृह योजनाएं संचालित की जा रही है। निराश्रित महिलाओं को पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य तथा विधिक एवं परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु वृंदावन मथुरा में 1000 बेड्स क्षमता के कृष्ण कुटीर आश्रय सदन का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के चतुर्मुखी विकास एवं उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाए जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा कौशल विकास सम्मिलित है। मेरी सरकार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बच्चों को बेसिक शिक्षा की सुविधा हेतु लगभग 2.65 लाख विद्यालय संचालित है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में परिषदीय व सहायतित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत लगभग 1.85 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शैक्षणिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए मिशन प्रेरणा की पाठशाला के बृहद कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण, व्हाट्सएप क्लासेस व मिशन प्रेरणा यूट्यूब चैनल सम्मिलित हैं। गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए NCERT का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है। संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित हेतु कुल 1151 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से 88.39 हजार
छात्र छात्राओं को संस्कृत शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्कूल बंदी की अवधि में विद्यार्थियों के हित में शैक्षिक सत्र 2020-21 में व्हाट्सएप वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के 29.6 लाख ग्रुप बनाए गए तथा 67.73 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश की कार्य योजना भाग 1 ऑनलाइन शिक्षा नीति शिक्षा में तकनीक का प्रयोग में प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु प्रदेश में सहारनपुर, आजमगढ़ तथा अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के लोकोपयोगी वचनों एवं उपदेशों को एकत्रित करके योगानुकूल सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जीवन उपयोगी कार्य तथा व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ की स्थापना की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चिंतन पर शोध कार्य हेतु प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना की गई है। प्रदेश के सेवा योजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से बेरोजगार को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार एवं परख एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021 से प्रदेश के डिग्री इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई के माध्यम से कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के दृष्टिकोण की विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वन्य जीव इत्यादि के अनेकों स्थल विद्यमान हैं। प्रदेश के समग्र पर्यटन विकास हेतु वर्ष 2018 में नई पर्यटन नीति लागू की गई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न परिपथों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें रामायण परिपथ, व्रज परिपथ, महाभारत परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, जैन परिपथ, बुद्धिस्ट परिपथ आदि प्रमुख हैं। इन परिपथों में आने वाले सभी पर्यटक स्थलों के उच्चीकरण कर विशेष बल दिया जा रहा है। रामायण परिपथ, चित्रकूट एवं श्रृंगेरपुर के पर्यटन विकास के कार्य किए जा रहे हैं। वाराणसी प्रसिद्ध मंदिरों पर आधारित पावन पथ वेबसाइट का निर्माण किया गया है। मंडलीय कारागार गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक तथा चौरी चौरा स्थित शहीद स्मारक स्थल के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। चौरी चौरा के शहीदों के सम्मान में मेरी सरकार द्वारा इस वर्ष शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, जिसका वर्चुअल शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश की गौरवमयी धरोहर एवं परंपराओं तथा लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के समुचित संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए प्रयासरत है। प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के जीविकोपार्जन में असमर्थ कलाकारों को आर्थिक सहायता के रूप में 2000 रुपये मासिक की पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु इमलिया कोडर जनपद बलरामपुर में एक संग्रहालय की स्थापना, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर का सुदृढ़ीकरण, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अभिलेखों की प्रदर्शनी की स्थापना के कार्य कराए जा रहे हैं। महाराजा सुहेल देव की कर्मभूमि चित्तौरा जनपद बहराइच में उनके स्मारक का निर्माण एवं भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आरंभ हो चुका है। सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने एवं अतिक्रमणकर्ताओं भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत
लगभग 67.79 हेक्टेयर भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है तथा 2339 अतिक्रमणकर्ताओं को भूमाफिया के रूप में चिन्हित करते हुए 182 भूमाफियाओं को जेल में निरुद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश स्मार्ट कार ड्राइविंग लाइसेंस निर्गमन की एकीकृत व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। आवेदकों को 10 दिन में उनके पते पर ड्राइविंग लाइसेंस भेजने की व्यवस्था की गई है। प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र निर्गमन की व्यवस्था को वाहन सॉफ्टवेयर से जोड़कर ऑनलाइन कर दिया गया है। मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित वादों के निस्तारण हेतु प्रदेश में कुल 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना की जा रही है, जिसमें 67 अधिकरण क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश के 26,000 से अधिक असेवित गांवों को परिवहन सेवा सेवित किया गया है। रक्षाबंधन के पर्व पर महिला यात्रियों को परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था खनन परिहार स्वीकृत किए जाने हेतु खनन नीति 2017 प्रख्यापित की गई है। उप खनिजों के समस्त खनन पट्टों को पारदर्शी प्रक्रिया ई निविदा, ई नीलामी, ई निविदा, ई नीलामी के माध्यम से स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई है। खेलों के विकास एवं उदीयमान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित किए जाने की नीति प्रख्यापित है। जनपद मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 19 जनपदों के स्टेडियम में 16 खेलों के 890 खिलाड़ियों हेतु 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास संचालित हैं। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 की धारा 3 के अनुसार प्रदेश के विभिन्न विभागों की कुल 340 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं तथा ऐसी सेवाओं से संबंधित जन सामान्य से प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। मेरी सरकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत श्रमिकों को देय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उनके हितों के संरक्षण संवर्धन के हेतु कृत संकल्प है। अवमुक्त कराए गए बंधु व श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु सभी 75 जनपदों में 10 लाख की कॉर्पस निधि जिला अधिकारियों के निवर्तन पर रखी गई है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु नया सवेरा योजना के अंतर्गत 23,482 बाल श्रमिकों का पुनर्वास कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया है। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण अनुमन्य किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 2020 प्रख्यापित किया गया है। माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकास उन्मुखी नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आय व्यय शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विगत वर्ष के पश्चात मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में मेरी सरकार का सहयोग कर आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे तथा इस सदन की उच्च गरिमा व पवित्रता को बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके स्वस्थ व सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मध्य देने और सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया है। जय हिंद। आदरणीय राज्यपाल जी, आपने कृपापूर्वक दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में पधार कर हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, अपना अभिभाषण दिया है। हम सब इसके लिए आपके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं।